Hello everyone, welcome to our channel Study Pharmacy. I hope you liked my first video. In that, we have learned about Introduction to RA Department, that is Regulatory Affairs Department. That was a part 1 video and this is in continuation to that video only. So part 2. Okay, so let's start learning. So here we'll learn about the historical overview of regulatory affairs. तो थोड़ा हम इसकी भूतकाल में चलते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं क्या है. ठीक है. 1950s के टाइम पे जो है देयर वाज मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी ट्रेजेडीज ऐसी हुई जिनसे कि जो है जो कि किस लिए हुई, क्योंकि ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी थी उनमें कोई स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशंस नहीं थे, स्ट्रिक्ट कोई रेगुलेशंस नहीं थे उनके लिए. इस वजह से जो है किसी भी तरीके की दवाइयाँ जो है मार्केट में आ रही थी और मतलब लोगों को कुछ भी दिया जा रहा था. ठीक है, क्योंकि कोई भी कंट्रोल नहीं था. तो उस वजह से जो है फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिनकी वजह से क्या हुआ कि रेगुलेशंस जो है आने लग गए, एक्ट्स बने बहुत सारे और उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो ड्रग प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है हम उसको मेंटेन कर सकें, उसको वो इफेक्टिव हो, उस चीज़ को हम इंश्योर कर सके. इसके लिए जो है बहुत सारे लेजिस्लेशंस आए, उनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे एक्ट्स आए. ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे इंसिडेंसेस हुए. देयर वर सम इंसिडेंसेस लाइक योर डिप्थीरिया एक्ट आया. ठीक है, वो क्यों डिप्थीरिया जब आया बहुत ज़्यादा उसमें हुआ. ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, 1902 में केम द बायोलॉजिक्स कंट्रोल एक्ट. ऐसे ही एलिक्सर ऑफ सल्फोनामाइड के एलिक्सर से जब बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट्स आए, तो उस वजह से क्या हुआ, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स जो है इट केम इन टू फोर्स. सिमिलरली थैलिडोमाइड की वजह से इन 1962 केम द केफॉवर हैरिस अमेंडमेंट. ठीक है, ऐसे ही मेडिकल डिवाइस अमेंडमेंट आया इन 1976 बिकॉज ऑफ द डाल्कन शील्ड्स एंड जॉर्ज शिले हार्ट वाल्व्स. इनके से जब इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आए, इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब रिजल्ट दे रहा था, लोगों की डेथ हो रही थी, तो उस वजह से जो है सेफ मेडिकल डिवाइसेस एक्ट जो है वो आया, दैट केम इनटू फोर्स इन 1990. आई थिंक पेन इज बेटर. फिर हम थोड़ा सा इंडिया में आरए का हिस्ट्री थोड़ा देखते हैं. ठीक है, तो 20th सेंचुरी तक जो है इंडिया में सब कुछ, सारा का सारा ड्रग्स जो है वो इंपोर्ट होता था दूसरी कंट्रीज से. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से जो है मार्केट में अचानक से बहुत ज़्यादा ऐसे सब स्टैंडर्ड ड्रग्स जो हैं और ड्रग प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आने लगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की तबीयत खराब और बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई, और मतलब कुछ भी कंट्रोल में नहीं था. मार्केट में कुछ भी आ रहा था दवाइयों के नाम पे और वो कुछ भी बेच रहे थे. ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है फिर इंडिया में जो है बहुत सारे एक्ट्स आए. तो इस चीज़ को जो है हमने 3 एराज में डिवाइड किया है. एक हो गया आपका एरा ऑफ 1900 टू 1960, एक है 1960 टू 1990 और 1990 ऑनवर्ड्स. सो फर्स्ट केम इज योर पॉइजन एक्ट 1919 में पॉइजन एक्ट आया. इसका मेन काम क्या है, पॉइजन जो होता है उसकी उसका मार्केटिंग, ठीक है, उसका पोजेशन, उसका लेबलिंग, पैकेजिंग, कितना क्वांटिटी आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, कितना क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो पूरे साल में, इन सब चीज़ों को जो है इंश्योर करना, उसको कंट्रोल करना, उस चीज़ पे एग्जामिन करना, ये काम है आपका पॉइजन एक्ट 1919 का. इसके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं. तो इन चीज़ों का ऐसे ही कुछ भी आप मार्केट में पॉइजन ना बेच सके, कोई भी किसी को भी ना बेच सके. अभी आप अगर मार्केट में जाओगे तो 18 साल से नीचे के लोगों को पॉइजन ऐसे ही नहीं मिलता है. ठीक है, इनफैक्ट आप भी अगर जो छोटे एज में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग भी ऐसे मार्केट में मांगने जाते हैं कि भाई हमें जो कुछ होती हैं मेडिसिन, जो हम दवाइयाँ रखते हैं अपने गेहूं में रखते हैं किसान लोग, ठीक है, आपने भी घरों में देखा होगा, हम लोग भी रखते हैं, जो बड़ा बड़ा अमाउंट में जब हम लोग अनाज खरीदते हैं तो उसमें जो गोलियां जाती हैं, तो दैट इज एक्चुअली पॉइजनस. तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो वो कि बड़े लोगों को ही दी जाती है, वो ऐसे किसी को भी नहीं दी जाती है. तो दैट अब जो है इस चीज का इसमें जो है कंट्रोल होने लग गया है. पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले कोई भी कुछ भी ले रहा था. ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए पॉइजन एक्ट आया. देन डेंजरस ड्रग एक्ट, इट इज बेसिकली फॉर द ओपियम एंड इट्स प्लांट्स.
उसकी कल्टीवेशन, उसका मैन्युफैक्चर, उसका पोजीशन, ठीक है, उसका कितना तुम रख सकते हो, कितना अमाउंट, उसका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेल, इन सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो है डेंजरस ड्रग एक्ट आया 1930 में। फिर आया 1940 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इट इज मेनली बिकॉज इट इज मेनली टू रेगुलेट द इंपोर्ट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स। फिर 1948 में आया आपका फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट जो है, दिस लॉ वाज लास्टली अमेंडेड लास्टली इन 1986। 1948 के बाद जो है 1986 में इसको हमने, ये जो है अमेंड हुआ था लास्ट, ठीक है। और ये बेसिकली आया था इंडिया में जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। ऐसे कोई भी दवाइयों की दुकान नहीं खोल सकता, कोई भी दवाई नहीं बेच सकता। आप जब तक फार्मेसी की डिग्री आपके पास, जब तक लाइसेंस नहीं है, तब तक आप कोई भी, अगर आप लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो आप कोई भी मेडिसिन सेल नहीं कर सकते। तो ये आज हमें पता है। क्यों पता है? ये कहाँ से आया? ये आया फ्रॉम द फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 से पहले कोई भी कुछ भी बेच रहा था, कोई भी दवाइयाँ बेच सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कैसी भी दवाइयाँ बेच रहा है, कितनी भी अमाउंट में बेच रहा है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, कैसे भी, उन चीज़ों को रेगुलेट करा फार्मेसी एक्ट ने। फिर आया आपका ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज 1955। इसमें क्या था आपका, ठीक है, जो पहले क्या होता था, वैसे हमने सारे एक्ट्स जो है अपना थर्ड ईयर में, आई गेस जूरिस्ट में, हमने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमने ये सब कुछ पढ़ चुका है। यहाँ सिर्फ इनका एक इंट्रोडक्शन है, एक हल्का सा रिव्यू टाइप है, ठीक है, रिविजन टाइप यू कैन से। सो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज क्या है आपका? दैट इज टू कंट्रोल द एडवर्टीजमेंट ऑफ द ड्रग इन इंडिया। जो भी ड्रग्स के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनको आप एक कंट्रोल्ड मैनर में ही उनको एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास जो अनक्योरेबल ड्रग्स डिजीजेज हैं उनको आप नहीं क्लेम कर सकते कि येस माई मेडिसिन विल क्योर दैट डिजीज और माई मेडिसिन विल ट्रीट दैट डिजीज अनटिल एंड अनलेस यू हैव प्रूफ विद यू, ठीक है। सो दैट इज द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज रूल। देन कम्स योर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। क्योंकि दवाई जो है, अभी बीमारी जो है ऐसी चीज़ है कि हम अपनी बीमारी से बचने के लिए हम कुछ भी करते हैं। अपने हमारे जो लव्ड वंस हैं, अगर कोई बीमार है तो हम उसको बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, कितनी भी महंगी, हम ये नहीं देखते कि दवाई कितनी महंगी है, कितना पैसा लग रहा है, हम खरीदते हैं, बस हमारा इंसान की जान बचनी चाहिए। इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, इस चीज़ का कंपनी जो है फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए जो है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है ये आया, ये एक्ट आया। और ये क्या करता है, इन्होंने क्या किया कि भाई ये जो है एक मैक्सिमम सेल प्राइस को फिक्स करते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट के लिए, कि इतना मैक्सिमम प्राइस है, इससे ऊपर जो है आपका कोई भी इस प्रोडक्ट को, ड्रग को नहीं बेच सकता। तो ये तो रहा एरा 1960 तक। फिर आया आपका 1960 से 1990। इस समय तक जो है आपका इंडियन इंडस्ट्री जो थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वो एक इनिशियल ग्रोथ स्टेज में थी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उस समय R&D फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है। और हमें सारा कुछ जो है, चाहे वो रॉ मटेरियल जितना भी था, मैक्सिमम रॉ मटेरियल के लिए जो है हमें इम्पोर्ट पे जो है हम डिपेंडेंट रहते थे। और मार्केट में तब तक बहुत ज़्यादा MNCs आ चुकी थी, ठीक है। तो फिर हमने इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर और कुछ एक्ट्स आए इंडिया में। जैसे आया आपका इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। इट इज़ बेसिकली टू प्रोटेक्ट पेटेंट्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी पेटेंट्स हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया। इस प्रोसेस में, अंडर दिस एक्ट, ओनली द प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड किसी भी फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस का, उसको ही आप जो है पेटेंट करवा सकते थे। किसी ड्रग प्रोडक्ट को जो है आप पेटेंट नहीं करवा सकते अंडर दिस लॉ। उसके बाद जो है इट रिप्लेस्ड द इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट ऑफ 1911। ये जो आपका एक्ट था, इसने क्या किया, 1911 का जो इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट था उसको रिप्लेस किया और बनाया इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। The next come is your Narcotics and Psychotropic Substance Act 1985. It is basically issued to regulate the operations of narcotic drugs and substances and revoked the Dangerous Drug Act 1930. फिर आया आपका next era, that is after 1990.
1990 के बाद जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो थे उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन, रैपिड एक्सपेंशन शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। इस टाइम पे हमने जो है ये सारी चीज़ें जो है नोटिस हुई, ये सारी चीज़ें हुई इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सो इसमें आया आपका 1990 में एक पेरिस कोऑपरेशन ट्रीटी हुई, जिसमें कि इंडिया जॉइंट पेरिस कोऑपरेशन ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो भी आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और पेटेंट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली जो है ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट इज योर जो पेटेंट एक्ट था उसका अमेंडमेंट आया 2005 में। इट बेसिकली डिफाइंस इन्वेंशन को डिफाइन किया उसने, और जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको भी डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, क्लियर किया, ठीक है। और ये भी बताया कि क्या क्या चीजें पेटेंट हो सकती हैं और क्या चीजें पेटेंट नहीं हो सकती हैं। और अंडर द न्यू अमेंडेड लॉ, जो नया जो अमेंडेड लॉ आया था उसके अकॉर्डिंग जो है आप हर्बल प्रिपरेशंस जो हैं जिनको कि आप मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं उनको भी पेटेंट करा जा सकता है। देन नेक्स्ट कम्स इज योर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 2011। इट इज बेसिकली टू मैंडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम होता है क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करवाना, तो उसका रजिस्ट्रेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 2011 अमेंडमेंट के साथ आया, फर्स्ट अमेंडमेंट। इसमें जो शेड्यूल Y1 है दैट contains all the informations and all the requirements and guidelines regarding the registration of your clinical research organization। फिर आता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो ये तो था हिस्ट्री ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अप टिल नाउ, ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि भाई रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो क्या होती हैं, उसका डेफिनेशन हमने पढ़ा था। तो दीज आर द बेसिकली दे आर द ऑटोनोमस अथॉरिटी और एजेंसी स्टैब्लिश्ड बाय अ फेडरल और स्टेट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, and they are established to enforce regulations on development and marketing of drug product and also regarding occupational health and safety। तो इनको basically क्यों establish किया गया है? They are established to enforce regulations and development and marketing of the drug product। जो आपकी marketing है, जो आपकी drug product है उसकी marketing, उसके development और जो उनके रेगुलेशंस के लिए उन पे जो है रेगुलेशन के एनफोर्समेंट के लिए जो है इन अथॉरिटीज को स्टैब्लिश किया गया है। उसके बाद देयर आर सम, एक्चुअली क्या होता है कि हर कंट्री की अभी जो है अलग अलग अपनी अपनी कंट्री वाइज जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनके अपनी अलग अलग जो है अकॉर्डिंग टू देयर उनके नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो उनका USFDA है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यूके की अगर हम बात करें तो वहाँ MHRA चलता है, दैट इज मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे TGA है। इंडिया की बात करें तो वहाँ पे CDSCO है। जैसे कि आपने अभी सुना होगा आजकल कोविड के टाइम पे जब ये वैक्सीन बन रही थी तो उसमें CDSCO का बहुत नाम आया था, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। ऐसे ही EMEA है, दैट इज योर यूरोपियन मेडिसिन इवैल्यूएशन एजेंसी इन यूरोप। तो ये तो हुई कुछ, बाकी बहुत सारे कंट्रीज की बहुत सारी हैं, सबकी अपनी अपनी है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके पास अपनी खुद की नहीं होती, ठीक है, जिनके पास अपने खुद के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, रेगुलेटरी एजेंसीज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दे फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कुछ है तो वो WHO को फॉलो करते हैं, ट्रेड के रिगार्डिंग अगर कुछ है तो वो WTO को फॉलो करते हैं, दैट इज योर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही जो आपके पेटेंट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो WIPO को फॉलो करते हैं, उनके रेगुलेशंस को इंश्योर करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, दैट इज योर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन जो ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एक जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हर एक डिपार्टमेंट का इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन से लेके, प्रोडक्शन से लेके, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, प्राइस कंट्रोल, मार्केटिंग, रिसर्च डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
प्रोटेक्शन, इन सब जगह जो है इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए जो है आरए का जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे रोल ऑफ आरए, रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट, तो उनका हर एक डिपार्टमेंट में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। देन इनके चैलेंजेस क्या है? इनका जो मेन चैलेंज है दैट इज टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन एंड द मेडिकल डिवाइसेस। जो भी आपकी मेडिसिन हैं और जो आप मेडिकल डिवाइसेस हैं जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, उसकी सेफ्टी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना इज द मेन चैलेंज ऑफ दिस डिपार्टमेंट, और यू कैन से ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और द एजेंसी। एंड ऑल्सो मेडिसिन हो गई, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, ठीक है, दोनों के लिए। Then harmonization of legal procedures regarding development of medicines, control and compliance with the obligations. और जो भी लीगल जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या हमें जो मतलब जो एजेंसी से जो हमें जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो सके, ठीक है, और जितना भी जो कंट्रोल है और कंप्लायंस है विद द लीगल ऑब्लिगेशंस, जो भी लीगल बॉडीज हैं, जो भी हमारी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, उनके साथ कंप्लायंस होना चाहिए, ठीक है। इन सब का ये सारी चैलेंजेस हैं फॉर द आरए डिपार्टमेंट। सो एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रोल डीआरए डिपार्टमेंट के जो रोल्स हैं, ठीक है, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के, तो इट हैज़ अ रोल इन यू कैन से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, ठीक है, सप्लाईज में है, और उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स में है, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में भी है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी है इनका रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड R&D में भी रोल है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में भी इनका फंक्शन रहता है, लाइसेंसिंग में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में, हर एक डिपार्टमेंट में जो है इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसीलिए जो है दिस department is very important, and it is basically a combination of the marketing and the scientific department, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिखा है, देखो, इट इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट। साइंस और मैनेजमेंट का एक अलग ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है, एंड इट इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड द कंपनी। गवर्नमेंट अथॉरिटी और कंपनी के बीच में जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये जो अप्रूवल लेने में जो भी इनको अपनी इंफॉर्मेशन यूज करनी होती है, अपने लिंक्स यूज करने होते हैं, सब चीज को यूज करते हैं, अपने स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो ये अप्रूवल ले सकें अपने ड्रग का, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का, उसकी मार्केटिंग का, उसकी सेल के लिए, ठीक है, उस चीज, उसके एक्सपोर्ट के लिए, उन सब चीजों के लिए ये, ताकि अप्रूवल ले सके फ्रॉम द रेगुलेटिंग अथॉरिटीज। सो डिपार्टमेंट वाइज बात करेंगे, जैसे कि रोल इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में इनका काम है, एंड प्रोवाइड एडवाइस टू कंपनीज बोथ स्ट्रैटेजिकली एंड टेक्निकली, बोथ टेक्निकली और स्ट्रैटेजिकली जो है ये एडवाइस देते हैं टू द कंपनीज। इट ऑल्सो हैज द रोल स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब जहां से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दैट मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस डिपार्टमेंट का रोल रहता है। रोल स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टिल प्रोडक्शन, मार्केटिंग से लेके पोस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्टार्ट करने से लेके मार्केटिंग होने के बाद पोस्ट मार्केटिंग, वहां तक इनकी स्ट्रैटेजीज चलती है, वहां तक इनका रोल रहता है, एंड देयर एडवाइस टू ऑल स्टेजेस बोथ इन टर्म्स ऑफ लीगल एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। लीगली और टेक्निकली जो है दोनों तरीके से ये जो है एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। देन फॉर कंट्रीज नॉट हैविंग देयर ओन रेगुलेटरी बॉडीज एंड रेगुलेशंस, द गाइडलाइंस ऑफ WHO ऑन हेल्थ एंड WTO ऑन ट्रेड रेगुलेशंस आर फॉलोड. Also, the RA officer makes sure that labeling and packaging is done according to the proper guidelines given by the regulation authority. Sorry. आरए ऑफिसर का ये भी काम होता है कि वो क्या करता है, जो भी आपकी लेबलिंग है और जो पैकेजिंग है वो भी जो है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस होनी चाहिए, जैसे कि रेगुलेशन अथॉरिटी ने बताई है। नेक्स्ट इज योर क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आजकल आपने इस समय न्यूज़ में हर जगह बहुत सुना होगा क्लिनिकल ट्रायल्स। अब तो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल गए होंगे कि भाई अब लेमैन को भी पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के कितने फेज होते हैं, किस फेज में क्या होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के
में भी जो है इसका एक, ये लोग जो है, ये वाला डिपार्टमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So they basically develop strategies to overcome delays and submit the result to clinical trials to regulatory agencies for quick authorization, reducing approval time for new molecules. नए मॉलिक्यूल के टाइम को, जो अप्रूवल टाइम है उसको रिड्यूस करने में दे हेल्प. ठीक है, जो भी डिलेज आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करती है. ठीक है, आरए जो होती है. दे ऑल्सो फैसिलिटेट इन कलेक्शन, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट्स. जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उसके रिस्क क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उनके डेटा को जो है कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और कम्युनिकेट करती है टू द रेगुलेटरी एजेंसीज. ठीक है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट एंड मेडिकल सिस्टम एंड द पब्लिक, सबको एक्सप्लेन करती है. इस चीज को आप कोरिलेट कर सकते हैं विद द कोवैक्सीन, जो वैक्सीन अभी बनी है कोविड के लिए, चाहे वो कोवैक्सीन होगी चाहे वो कोविशील्ड होगी. उसका आप देखिए हर बार जो है रेगुलरली वो अपडेट देते जा रहे हैं कि भाई इस ड्रग से जो है, जब हमने ये वैक्सीन लगाई तो इतने लोगों को लगा दी गई है, इनको थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, इनको नहीं आ रहे हैं. ठीक है, और ये बेसिक से साइड इफेक्ट्स हैं जो सबको आ रहे हैं, या किसी की अगर सीरियस कंडीशन हुई है तो उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या था वो तक जो है आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी. तो ठीक है, ये चीज जो है आपका आरए देखता है इन द क्लिनिकल ट्रायल्स. सो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात में इनका ये रोल होता है. ठीक है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट मार्केट ड्रिवन डिमांड्स, जो मार्केट में अभी क्या डिमांड है उसको भी इंश्योर करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल. गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस एंड इवॉल्विंग साइंटिफिक कन्वेंशंस आर अंडरस्टूड क्लियरली एंड एड्रेस्ड बाय मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. Next is RA in R&D. So RA department work together with the marketing and R&D to develop novel products by taking advantage of the new technologies and regulatory developments to accelerate time in market. The use of adaptive clinical trial strategies, obtaining rapid regulatory approvals and eliminating process difficulties can fasten the development of new products and helps in reducing costly errors and delays. तो इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जब जैसे अगर आपका बहुत जल्दी हर मतलब टाइम में अगर टाइमली आपको अप्रूवल मिल रहा है हर चीज़ का, ठीक है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स जो है आपको टाइमली मिल रहे हैं, जो भी आपकी डिफिकल्टीज आ रही हैं, प्रोसेस डिफिकल्टीज जो हैं वो एलिमिनेट हो रही हैं, तो उससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट जो है न्यू प्रोडक्ट का वो फास्ट हो जाएगा. और जिसकी वजह से क्या होगा, आपके बहुत ज़्यादा जो एरर्स और डिलेज के जो कॉस्ट होती है वो जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा आपका प्रोडक्ट. जो आपको मान लो डिले और एरर्स की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसा उसमें लग रहा है, जो फिर वो क्या होगा, वो तो कंपनी तो उसको क्लेम लेगी कहीं ना कहीं से, तो वो आपको कॉस्ट बढ़ा देगी प्रोडक्ट की. तो वो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंज्यूमर के लिए भी हेल्पफुल हो जा रहा है, क्योंकि वहां तक उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी. जब आपका कॉस्ट जो है आपकी कम हो जा रही है, या आपकी कंपनी को जो है ये लॉस नहीं होने देता. तो दिस इज द रोल ऑफ आरए इन R&D. नेक्स्ट इज द रोल इन QA एंड QC. सो आरए डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद QC डिपार्टमेंट सबमिट डोजियर, जिसमें कि क्या होता है, डोजियर में क्या होता है, आपका एनालिसिस के सर्टिफिकेट्स होते हैं. ठीक है, स्टेबिलिटी स्टडीज के रिपोर्ट्स होती हैं, जो अपने मेथड वैलिडेशंस करें, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशंस करिए, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं. ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स आप जो है कलेक्ट करता है इन आरए इन कोलैबोरेशन विद द QC डिपार्टमेंट. ऑल्सो इट कलेक्ट्स मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड्स. ठीक है, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड्स करता है कलेक्ट. देन आपकी प्रोसेस वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स को कलेक्ट करता है. उसके बाद आपके प्रोसेस वैलिडेशन रिपोर्ट्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द QA डिपार्टमेंट एंड रिव्यू देम, और उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भेजने से पहले उनको वो रिव्यू करता है, सो एज टू गेट मार्केटिंग अप्रूवल और द रजिस्टर्ड द प्रोडक्ट. ताकि रिव्यू करने से क्या होगा, अगर उसमें कोई भी गलती निकलती है तो वो पहले ही जो है QA या QC डिपार्टमेंट को बता देगा कि भाई यहाँ पे गलती है प्रोडक्ट में, मुझे लग रहा है कि इसमें हमें ये चेंजेस करने चाहिए. तो क्योंकि अप्रूवल में ऑलरेडी टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा. ठीक है, तो वो चीज को कम करता है, रिड्यूस करा देता है आपका आरए डिपार्टमेंट अपना वर्क कर QA एंड QC. नेक्स्ट इज आरए इन लाइसेंसिंग. अब क्योंकि मैंने बताया था कि आरए जो है इट इज अ कॉन्टैक्ट and it is a link between the company and the government.
ठीक है। तो वहां क्या करता है आरए जो है लाइसेंसिंग में भी जो है अपनी थरो नॉलेज को यूज करके और अपने लिंक्स जो होते हैं गवर्नमेंट के साथ उनको यूज करके या रेगुलेटरी बॉडीज के साथ जो उनके लिंक्स होते हैं उनको यूज करके जो है लाइसेंस का पाथ जो है वो इजी कर देता है। लाइसेंस मिलने में उनको हेल्प हो जाती है, ईज हो जाती है, ठीक है, कंपनी को। आरए डिपार्टमेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट टू गेट परमिशन फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज। आरए डिपार्टमेंट जो है जो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उनको भी देखता है, ताकि क्या है अगर सारा कुछ उनको रिव्यू करता है बिफोर गिविंग इट टू द अथॉरिटी फॉर द परमिशन, ठीक है, फॉर गेटिंग द परमिशन और लाइसेंस लेने से पहले वो रिव्यू करेगा। रिव्यू करने से क्या होगा कि जो भी उसमें कमियां हैं उनको वो ओवरकम करवाता है फिर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट आरए इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आरए डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, दे ऑल्सो गैदर इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम रेगुलेटर्स, एक्सपर्टाइज, ठीक है, डेवलपमेंट जो एक्सपर्टीज होते हैं और जो कलीग्स होते हैं वहां से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, गैदर करता है और उसको मेंटेन करता है उस इन्फॉर्मेशन को। एंड देन दे यूज दिस इंफॉर्मेशन, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन टाइमली बेसिस। टाइमली जो है उस इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करते रहते हैं और उसको यूज करते रहते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन एंड बेटरमेंट ऑफ कंपनी। तो ये रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को जो है वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन ताकि सेफ हो सके, इफेक्टिव मेडिसिन बन सके और कंपनी का बेटरमेंट हो सके, इसके लिए क्या करती है आरए डिपार्टमेंट, ये टाइमली बेसिस पे जो है ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सपर्टीज, फ्रॉम द रेगुलेटर्स, ताकि जो है एक कंप्लायंस बना रहे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ आरए इन pharmaceutical industry. Thank you for watching my video. I hope ये आपको समझ आई होगी। मेरा पूरा कोशिश है कि मैं फार्मेसी को इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, ठीक है, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड आई वांट टू मेक द सब्जेक्ट वेरी इजी लैंग्वेज में मैं समझाना चाहती हूँ, जिससे कि जो है सबको समझ आ सके और एक नॉलेजेबल फार्मासिस्ट जो है हमें आगे मिले। सो थैंक यू वंस अगेन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट सून विद द न्यू वीडियो, विद द नेक्स्ट वीडियो। एंड जो फर्स्ट वीडियो है मेरा उसका लिंक जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।